एक तस्वीर जो निगल गई जाने कितनों को। आखिर क्या चाहती थी वो। कहानी शुरू होती है आज से 17 वर्ष पहले की एक शाम से। वो समुद्र तट था। शाम हो रही थी। मंद मंद बहती हवा और घर लौटते पक्षी। समुद्र के दूसरे छोर पर डूबता हुआ सूरज मानो समुद्र में ही डुबकी लगाने को आतुर था। बहुत से लोग थे वहाँ, झुंड में मस्ती करते हुए युवा, बाहों में बाहें डाले कुछ जोड़े, कुछ छोटे परिवार, तो वहीं नितांत ही अकेले जीव भी, जो किनारे टहलते हुए डूबते सूरज का नज़ारा देख रहे थे। बीच बीच में लहरें आती और पांव से टकराकर लौट जाती। हर थोड़ी दूर पर चाय वाले, नारियल पानी वाले भी घूम रहे थे। सबसे ज्यादा मजा बच्चों को आ रहा था। उनके रेत के घर, कभी मन ही नहीं भरता था उन्हें बनाने से। ऐसा ही एक परिवार था वहां पर, पति पत्नी और उनके दो बच्चे। चलो जल्दी करो, हमें वापस भी जाना है। बच्चों के पिता ने आवाज लगाई, फिर जेब में हाथ डाले घूमने लगा। ये क्या किया, पूरा खराब कर दिया, वो बच्चा बोला जिसकी उम्र 8 से 9 वर्ष रही होगी। हाँ तो जानबूझकर नहीं किया, हो गया, उसकी बहन बोली जो उम्र में उससे थोड़ी बड़ी लग रही थी। ओफो, अब लड़ो नहीं, हमें वापस भी जाना है, चलो पापा गुस्सा कर रहे हैं, उनकी माँ ने सारा सामान समेटते हुए कहा। वो परिवार काफी देर से वहां बैठा हुआ था। नहीं, मुझे नहीं जाना, पहले आप दी से बोलो, फिर से मुझे मेरा कैसल बना के थे, वो बच्चा जिद में बोला। वह हद से ज्यादा जिद्दी था। अरे बेटा, देर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा और पैर पटकने लगा। क्या हुआ? तभी बच्चों के पिता वहां पहुंचे, जिसने कुछ देर पहले कहा था कि देर हो रही है। कुछ नहीं, बस सब पैक कर दूं, बच्चों की माँ सफाई देती हुई बोली। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बोलो इसे मेरा कैशल फिर बनाए। अब की बार बोलने के साथ ही उस बच्चे ने अपनी बहन की चोटी भी खींच दी। आ, मम्मी, वह चिल्लाई और उसने अपने भाई को धक्का दे दिया। उसके भाई ने भी मुट्ठी भर रेत उठाई और अपनी बहन की तरफ उछाल दी, और वह लड़की गला फाड़कर हल्ला करने लगी। उनकी माँ दहशत में आ गई और उन्हें शांत कराने लगी, मगर एक जोरदार आवाज आई। बच्चों के पिता ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया था। यह देख उसकी बहन को मजा आ गया, जबकि माँ सूख गई। वह अपने वह अपने पति का गुस्सा जानती थी। बच्चों पर हाथ उठा देना उसके पति की पुरानी आदत थी। घर में तो ये हमेशा होता था, मगर आज बाहर भीड़ में इस तरह अपमानित होने पर वह बच्चा बुरी तरह तिलमिला गया। उसने देखा कि ज्यादा तो नहीं, पर आसपास के कई लोग उसे घूर रहे थे। वह उठा और भागने लगा। वह बेहद गुस्से में था, मगर एक 9 साल का बच्चा अपना गुस्सा आखिर कहाँ निकालता। उसका मन कर रहा था कि वह अपने पिता पर हमला करे, उन्हें नोचे खसोटे और एहसास कराए कि यूं भीड़ में अपमानित होना कैसा लगता है। मगर वह जानता था कि यह मुमकिन नहीं, तो वह बस दौड़ने लगा, जैसे सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहता। अपना गुस्सा, अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी। उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई और उसकी आंखें छल छला उठी। वह समझ सकती थी कि वह बच्चा अभी क्या महसूस कर रहा होगा। अरे जाने दो, कुछ देर में खुद ही लौट आएगा, बच्चे का पिता नफरत से बोला और जाकर अपने लिए नारियल पानी लेने लगा। अब देर नहीं हो रही थी। लड़की भी बैठकर रेत से खेलने लगी और उस रेत के घर को पूरी तरह बिखेर दिया जो कुछ देर पहले उसके भाई ने बनाया था। उसकी माँ अब भी बेचैनी से उस दिशा में देख रही थी जिधर उसका बेटा भागता हुआ गया था। ऐसे कैसे ना ध्यान दे, बच्चा ही तो था, कहीं किसी गलत हाथ में पड़ गया तो। उसने मुड़कर अपनी बेटी से कहा कि वो अपने पिता के साथ ही रहे, वह अभी आती है। फिर वो भी उस दिशा में बढ़ गई जिधर उसका बेटा गया था। वो बेटा उसकी पहली शादी से था। पति की मौत के बाद उसने भी एक बच्ची के विधुर पिता से दूसरी शादी कर ली। उसने तो अपने दूसरे पति की बच्ची को अपनी संतान की तरह अपना लिया, मगर उसका दूसरा पति, वो उसके बेटे को हर वक्त परेशान ही किया करता था। मारना पीटना, लताड़ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाना तो आम बात थी। वह सुबकती रही और अपने बेटे को ढूंढती रही। वो जानती थी कि दुनिया में उसके सिवा उसके बच्चे का कोई नहीं। आज यदि वह खो भी जाए तो उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वह तो चाहता ही था उससे पीछा छुड़ाना,
न उसे बेटा चाहिए था न पत्नी, बस अपनी बेटी के लिए एक आया चाहिए थी जिसका काम उसके ये हालात की मारी बेचारी दूसरी पत्नी भली तरह कर रही थी। चलते हुए उसे गीली रेत पर नन्हे कदमों के निशान दिख रहे थे जो कि दूर तक जा रहे थे। हे भगवान, ये लड़का भी ना। उसकी माँ घबराई और पलट कर चल दी। किसी की मदद लेनी ही होगी। उधर वो बच्चा भागे जा रहा था, भागे जा रहा था और फिर थक कर रेत पर गिर गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और पसीने से तर था। उसकी सांसें भी सीने में चुभ रही थी और अब प्यास भी लग आई थी। कुछ देर पड़े पड़े हाँफने के बाद वो उठ बैठा और हर तरफ देखने लगा और फिर अचानक उसे किसी चीज़ ने दबोच लिया। क्या ये दहशत थी? वह भागता हुआ समुद्र तट के बेहद वीरान हिस्से में आ चुका था। यहाँ का सूनापन उसके जहन पर दबाव डाल रहा था। वह वापस लौटना चाहता था, मगर जो पैर उसे इतनी दूर ले आए थे, अब वही पैर उसका साथ देने से इनकार कर रहे थे। वो मुश्किल से खड़ा हुआ और हर तरफ देखने लगा। माँ की याद आ रही थी। काश माँ उसे ढूंढती हुई यहाँ आए और वो उनसे कसकर लिपट जाए। वो उसकी गोद में छिप जाए ताकि उसे कोई देख ना सके। मगर कोई कौन? वहाँ तो कोई भी नहीं था। फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वहाँ किसी की उपस्थिति उसने महसूस की हो। उसने हर तरफ देखा। वहाँ रेत भी थी और समुद्र से लगी बड़ी बड़ी चट्टानें जिनसे टकराकर लहरें फुहारों में बदल जाती थी। समुद्र शोर कर रहा था, मानो कोई विशालकाय जीव गहरी नींद में सो रहा हो। मगर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि इतने शोर में भी वो किसी की सांसों की धीमी आवाज़ को सुन पा रहा हो। तभी उसे कुछ और भी महसूस हुआ। हवा में भरी एक गंध, कैसी अजीब सी गंध थी जो कभी उसने महसूस नहीं की थी। देखा जाए तो ये किसी जानवर के शरीर से उठती हुई गंध लग रही थी, पर कुछ मोहक सी, जैसे उसमें भीना सा इत्र भी मिला हो। पर ये आ कहाँ से रही थी? क्या कोई आसपास था? और थोड़ी हिम्मत करके वह ढूंढने लगा। उसे लगा कि वो वहाँ अकेला नहीं, पर इससे तो उसे खुश होना चाहिए ना। इतना डर क्यों लग रहा है? और फिर उसने कुछ सुना, कुछ ऐसा जो उसके रोंगटे खड़े कर गया। वो आवाज़, अजीब सी आवाज़ जो हवा में घुली हुई सी थी, जो न सिर्फ कानों से बल्कि उसे अपने शरीर के एक एक रोम छिद्र से अंदर जाती हुई महसूस हो रही थी। वो कोई संगीत था, ऐसा अलौकिक संगीत जिसमें आकर्षण था और साथ ही गहरा दुख भी। पता नहीं क्यों उसे सुनकर बेहद डर लग रहा था, मगर वो उस आवाज़ के पीछे जाने से भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे वो तीखी सुरीली आवाज़ जंजीरों में बदलकर उसे जकड़ ली और अपनी तरफ खींच रही हो। वह उस आवाज़ की तरफ चला जा रहा था और अब आसपास का इलाका उसके जहन में धुंधला पड़ने लगा था। दुनिया में एक ही सच, बस ये आवाज़ और कुछ नहीं। और उसे पता ही नहीं चला कि चलते हुए वह एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंच गया। वो चट्टान खोखली थी और उसमें खोह जैसी बनी हुई थी। यह संगीत की आवाज़ यहीं से उठ रही थी और ज्यों ही उसने उस खोह में देखा, वो आवाज़ एकदम से रुक गई और फिर उसने कुछ देखा वहाँ। होश खोने से पहले बस इतना समझ आया कि उस खोह में कोई था, कोई जिसने उसे देख लिया था। रात हो चुकी थी जब पुलिस के लोगों को वो बच्चा बेहोश हालत में मिला। सबको यही लगा कि गुस्से में भागता हुआ वो यहाँ आया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मगर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने सबसे गहरे रहस्यों के इकलौते गवाह होते हैं। वो मासूम बच्चा भी अब उनमें शामिल होने जा रहा था। उस शाम की ये छोटी सी घटना जो आम लोगों के लिए तो मामूली थी, लेकिन भविष्य में बहुत सी बड़ी और सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने वाली थी। वो शहर के बाहरी हिस्से में बनी एक बहुत पुरानी कॉलोनी थी। उसके कई घर टूट चुके थे और कई बाकी थे। वहाँ रहने वाले लोग भी उन घरों को छोड़कर जा रहे थे। कुछ जा चुके थे तो कुछ निकट भविष्य में जाने वाले थे। उस पूरे इलाके को एक बहुत बड़े बिल्डर ने खरीद लिया था। अब वो वहाँ नए सिरे से रिहायशी इमारतें बनाने वाला था जो उसे मालामाल कर देती। मगर अब भी कुछ घर और उन घरों के मालिक उस बिल्डर के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। जैसे कॉलोनी के बिल्कुल आखिरी में बना वो एक छोटा सा घर। वो एक अजीब सी बुढ़िया का था जो अपना ये घर
छोड़ना नहीं चाहती थी। आसपास वाले उस बुढ़िया के बारे में अजीब अजीब सी बातें करते थे। बुढ़िया पागल है और खुद से बातें करती है। उसने अजीब अजीब से मुखौटे, अजीब आकार के पत्थर, अजीबोगरीब चित्र वगैरह इकट्ठे कर रखे थे। किसी को भी उसका सामान कबाड़ ही लगता, जिसे बुढ़िया अपना शौक कहती थी। वो उन सबको बड़े जतन से रखती थी। बहरहाल वो ये घर नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि उसे ये घर अपने स्वर्गीय पति की आखिरी निशानी लगती थी, जो कि था भी। बुढ़िया के दोनों बेटे विदेश में रहते थे। वहाँ उनका परिवार भी था। दोनों ने अनमने भाव से कई बार बुढ़िया से कहा भी कि वो बारी बारी से उनके साथ आकर रहे। भारत में क्यों अकेली रह रही है? मगर बुढ़िया अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसे उस घर का मोह अपने बेटों से भी ज्यादा था। वो वहाँ अकेली रहती और पूरे घर में भूत की तरह भटकती, मगर वो घर भी न छोड़ती। उसके शौक थे अजीब अजीब सी चीज़ें इकट्ठी करके घर सजाने की। उस बिल्डर ने उस बुढ़िया से कहा भी कि वह उसे रहने के लिए एक नौकर के साथ एक दूसरा सर्व सुविधा युक्त आधुनिक घर बिल्कुल मुफ्त देगा, जहाँ वो जब तक चाहे रह सकती है। लेकिन वो तैयार न हुई, जबकि कॉलोनी के ज्यादातर लोग मोटा पैसा लेकर अपना अपना घर छोड़ चुके थे। पर वो बुढ़िया अपने अजीब से घर में अजीब सी चीज़ों के साथ खुश थी। उसे अपना घर बहुत प्रिय था। थक हार कर उस बिल्डर ने उस बुढ़िया के बेटों से संपर्क किया और उन्हें लालच भी दिया। बेटे भी उसके प्रस्ताव पर मचल उठे, मगर वे भी जानते थे उनकी माँ कितनी जिद्दी है। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मगर एक दिन उन नालायक बच्चों और उस बिल्डर की किस्मत से नींद में ही बुढ़िया चल बसी। अब वो घर उसके बच्चों का था, जो फौरन ही विदेश से वापस आ गए थे। भले ही जब तक उनकी माँ जिंदा थी उन्होंने कभी उसकी सुध ना ली, मगर अब तो आना ही था। उनके घर की इतनी तगड़ी कीमत जो मिल रही थी। दोनों बच्चों को घर के सामान वगैरह से लेना देना ना था। आखिर था भी क्या उस बुढ़िया के पास? बड़े जतन से एक एक करके कमाई गई गृहस्थी की पुरानी चीजें और उसके अजीब से शौक। उसका वो क्या करते? घर के बदले में तगड़ा हर्जाना लेकर दोनों चलते बने। उसका नाम विवेक साहनी था। वो उस बिल्डर का खास ठेकेदार था जो उस कॉलोनी की ज़मीन पर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा था। फिलहाल उसी की जिम्मेदारी थी उस कॉलोनी के एक एक घर को खाली कराना, उन्हें तोड़ना और उससे हुए मलबे को ठिकाने लगाना। उस रोज विवेक साहनी के लोगों ने उस बुढ़िया के घर का सामान भी खाली कर दिया। अब अगली सुबह इस घर को भी तोड़ा जाना था। रात का समय था जब विवेक उस घर में हर तरफ घूम कर देख रहा था। घर पूरी तरह खाली हो चुका था। ज्यों ही वो घर के हॉल में पहुंचा, ठिठक गया। हॉल की खाली दीवार पर एक चित्र लगा हुआ था। वह चित्र कम से कम 2.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा था। पता नहीं उस चित्र में ऐसा क्या था कि वह उसे घूरने लगा। वो चित्र एक मशहूर कृति का रेप्लिका यानी प्रतिरूप था। खैर, विवेक उस किस्म का व्यक्ति नहीं था कि उसे तस्वीर और कला के बारे में कोई समझ या रुचि हो। फिर भी वो उस तस्वीर को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। उस तस्वीर में एक पुराना सा घर था। घर इतना पुराना था कि उसकी सीलन भरी काईदार दीवारें तक भी तस्वीर में नजर आ रही थी। पक्का बनाने वाले ने हर बार भावनाओं में डूबकर कूची चलाई थी। उस तस्वीर में एक स्त्री थी जो फर्श पर घुटनों में चेहरा छिपाए बैठी थी। उसके आसपास कचरा, बिखरी हुई चीजें, कांच, सीमेंट के टुकड़े और पक्षियों के पंख थे। क्या वह रो रही थी? हाँ, हो भी सकता है। और उस लड़की के ऊपर, अजीब है, छत टूटी हुई है। विवेक ने सोचा। हाँ, उस लड़की पर भरपूर रोशनी पड़ रही थी जो ऊपर छत से आ रही थी, क्योंकि वो छत एक जगह से टूटी हुई थी। छत में लगभग 2 फीट के व्यास का छेद था। फर्श उखड़ जाना, दीवारों के पलस्तर उधड़ जाना आम बात थी, पर छत का टूटना ये थोड़ा अजीब है। वह बहुत देर तक खड़ा इस बारे में सोचता रहा। आखिर बनाने वाले ने क्या सोचकर इसे बनाया होगा? तभी उसका सुपरवाइजर वहां आया और बताया कि वह जा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह वह इस घर को तोड़ने का काम शुरू करेगा। इसे क्यों नहीं हटाया जब सारा सामान खाली किया? विवेक उस चित्र की तरफ इशारा करता हुआ बोला। ये पता नहीं कैसे रह गया, मैं हटा देता हूँ। सुपरवाइजर ने अपनी दाढ़ी से भरा चेहरा खुजलाते हुए कहा। नहीं, अच्छा सुन, साहनी बोला और उसका सुपरवाइजर उसे देखने लगा। इसे उतार कर मेरे घर पहुंचा दे। जी ठीक है, उसका सुपरवाइजर उसे घूरता हुआ बोला।
वहाँ से निकलकर विवेक शाहनी अपनी एक दूसरी साइट पर पहुँचा। वहाँ एक चौकीदार था जो घर जाने की तैयारी कर रहा था। वो वहाँ दिन भर काम किया करता था। अब जल्द ही दूसरा चौकीदार आकर उसकी जगह लेता, जो रात भर वहाँ रहता। रात के लिए अलग चौकीदार आता था वहाँ। विवेक साहनी ने उस चौकीदार को चलता कर दिया। वह जब तक साइट का जायजा लेगा, वो दूसरा चौकीदार आ ही जाएगा। वो उस निर्माणाधीन इमारत के अंदर गया और हर तरफ देखने लगा। समय हो चुका था तो सारे मजदूर वहां से जा चुके थे। तभी उसकी नज़र उस खाली जगह पर पड़ी जो लिफ्ट के लिए छोड़ी गई थी। सहसा ही उसे वो तस्वीर याद आ गई। टूटी छत, छत पर बना एक छेद। फिर उसे लगा वह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वो महज एक चित्र ही तो था। साहनी ने वहाँ से ध्यान हटाया और बाकी जगहों का मुआयना करने लगा। फिर जब उस इमारत के दूसरे हिस्से में पहुंचा तो ठिठक गया। वहाँ फर्श पर कुछ पड़ा हुआ था। उसने पास जाकर देखा तो पाया वो पंख थे। पता नहीं क्यों उन्हें देखना बड़ा ही डरावना अनुभव था। उसे आसपास ही महसूस होने लगा कि उसके आसपास विचित्र चीज़ें हो रही है। फिर उसने खुद को संभाला। तो क्या बड़ी बात है, इस क्षेत्र में काफ़ी कबूतर पाए जाते हैं, यहाँ भी आ गए होंगे, उनकी लड़ाई हुई होगी और पंख छड़ गए होंगे, साहनी ने खुद को समझाया। मगर उस क्षेत्र में जो कबूतर पाए जाते थे उनका गहरा धूसर रंग था, और यहाँ फर्श पर जो पंख पड़े थे ये बिल्कुल मोतियों की तरह सफ़ेद थे। ये तो अजीब है। फिर उसके दिमाग में डर का कीड़ा बुलबुलाने लगा। हाँ, आ गया होगा कोई सफ़ेद कबूतर भी। उसने फिर उस डर के कीड़े को पांव तले रौंद दिया। वो वहाँ से जाने को मुड़ा और तभी उसे कुछ याद आया। वो तस्वीर, वो टूटी छत वाली तस्वीर। उसमें भी तो जो लड़की घुटने में सर डाले रो रही थी, उसके आसपास फर्श पर पंख बिखरे हुए थे। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, बोलकर वो आगे बढ़ गया। और तभी उसने कुछ महसूस किया। वह एक निर्माणाधीन इमारत थी, इसीलिए वहाँ हर तरफ रेत, सीमेंट और रसायनों की गंध भरी हुई थी। और उन्हीं गंध के बीच उसे एक अजीब सी महक आई, महक जो कि बहुत धीमी सी खुशबू जैसी थी। वह हर तरफ देखने लगा, क्या यहाँ कोई आया था? और तभी उसे एक गंध और भी आई। ना जाने क्यों उस गंध के साथ ही उसे अपने परिवार की याद आ गई, जब पिछले महीने वो उनके साथ पूरी गया था। अरे हाँ, ये तो खारे पानी जैसी गंध है, जैसी समंदर के आसपास आती है। वह सोचने लगा कि यह गंध यहाँ कैसे। और फिर कुछ हुआ। उसने कुछ सुना, एक आवाज़, एक बेहद धीमी आवाज़, जैसे कि कोई गा रहा हो। कौन? कोई लड़की? वह क्या गा रही थी ये तो स्पष्ट नहीं था, मगर वो आवाज़ बेहद दर्दीली सी थी। कौन है? कौन है वहाँ? वह चिल्लाया। उसका पूछना भर था कि वो आवाज़ और भी तेज हो गई, और फिर उसके हर बार पूछने पर वो आवाज़ तेज होती रही। अरे चुप, चुप हो जाओ, बंद करो ये सब, वह जोर से चीखा, मगर आवाज़ आनी बंद नहीं हुई। और देखते ही देखते वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।